नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, जीवन की मौलिक इकाई अध्याय पर चर्चा करते हुए हम लोगों ने सीखा कि कोशिका झिल्ली लचीली होती है और उनसे सभी प्रकार के पदार्थों का आवागमन संभव नहीं है। केवल कुछ पदार्थों का ही आवागमन हो पाता है और यह पदार्थ पराशरण विधि द्वारा गमन करते हैं, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। अब कोशिका के सापेक्ष में विलयन 3 प्रकार के हो सकते हैं। आइए उन तीनों प्रकार के अलग अलग विलयन को देखते हैं और कोशिका को उनमें रखते हैं, तब हमें समझ में आएगी कि किस प्रकार से कोशिका के अंदर और कोशिका के अंदर से बाहर पदार्थों का आवागमन संभव हो पाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग 3 प्रकार के विलयन लेते हैं। एक ऐसा सैंपल लेते हैं जिसमें यहाँ पर जो विलयन है इसमें एक कोशिका को रखते हैं। यह कोशिका है हमारी, ये हमारा सैंपल 1 है। इसी प्रकार से एक और सैंपल हम लोग लेते हैं। एक और सैंपल लेते हैं, इसमें भी कोशिका को हम लोग रखते हैं और एक और सैंपल, 3 सैंपल हम लोग लेंगे। 3 सैंपल हम लोग लेंगे और यहाँ पर भी एक कोशिका हमारी मौजूद है। अब देखिए यहाँ पर जो सैंपल मौजूद है इसमें कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य है, मान लेते हैं यह 2 मोलर है और इधर की सांद्रता 1 मोलर है। यहाँ पर इसकी सांद्रता 2 मोलर है और बाहर जो विलयन है उसकी सांद्रता भी 2 मोलर कर देते हैं। यहाँ पर भी कोशिका की सांद्रता 2 मोलर है और बाहर विलयन जो है उसकी सांद्रता 3 मोलर है। अब ऐसा एक उदाहरण समझाने के लिए आपको लिया है मैंने कि यहाँ कोशिका जितनी भी है उसकी सांद्रता समान है और जो विलयन है 1 मोलर के हैं, 2 मोलर के हैं और 3 मोलर के हैं। तो जब कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य हैं उनका सांद्रता और जो कोशिका के बाहर माध्यम है, विलयन है, उसका सांद्रता बराबर हो तो ऐसे को हम लोग आइसोटोनिक विलयन कहेंगे, आइसोटोनिक कहेंगे। और जब कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य की सांद्रता से बाहर के जो माध्यम हैं उनकी सांद्रता अधिक हो तो इन्हें हम लोग हाइपरटोनिक विलयन कहेंगे। और जब कोशिका के द्रव्य की सांद्रता से बाहर वाले द्रव्य की सांद्रता कम हो तो इसे हम लोग हाइपोटोनिक विलयन
कहेंगे। ये सैंपल हमारा 1 हो गया, ये सैंपल 2 हो गया और ये सैंपल हमारा 3 हो गया। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ पर सांद्रता के अनुसार परासरण होगा, परासरण की क्रिया होती है। परासरण की क्रिया क्या बताएं आपको? परासरण यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विलायक जो है वो गमन करेगा, यानी कि जो द्रव पदार्थ हैं, यहाँ कोशिका द्रव में जो द्रव पदार्थ हैं, तो बताइए बच्चों कहाँ से कहाँ होगा, उच्च सांद्रता किधर है और निम्न सांद्रता किधर है? तो आप देख पा रहे होंगे कि कोशिका के बाहर जो द्रव्य है, बाहर जो माध्यम है उसकी सांद्रता 1 है और कोशिका के अंदर की सांद्रता 2 है। अब यहाँ पर कोशिका के अंदर सांद्रता ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। सांद्रता कैसे हम ज़्यादा और कम समझे थे बच्चों? जब सेम अमाउंट में हमने कहा कि एक गिलास में, 2 गिलास में अलग अलग 50 ml ले लीजिए पानी और एक में 1 चम्मच नमक डालिए और दूसरे में 2 चम्मच नमक डालिए, तो गाढ़ा ज़्यादा कौन हो जाएगा? 2 चम्मच वाला। यानी कि यह सेल के अंदर जो द्रव्य है वह ज़्यादा गाढ़ा है और यहाँ पर जो है वो कम गाढ़ा है, यानी कि पानी की मात्रा यहाँ ज़्यादा है और पानी की मात्रा कम है, यानी कि द्रव पदार्थ की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर द्रव पदार्थ की मात्रा कम है। अर्थात द्रव की सांद्रता यहाँ बाहर ज़्यादा है और यहाँ कम है। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएंगे तो यह कहाँ चला जाएगा? इस दिशा में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में इस प्रकार से चला जाएगा। यहाँ पर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर जितना अमाउंट में द्रव अंदर आएगा उतना ही बाहर आएगा। अर्थात अगर नेट देखा जाए तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होगा। परंतु यहाँ आते हैं तो यहाँ देखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक है, इसमें बाहर सांद्रता ज़्यादा है और इसके अंदर कोशिका द्रव के अंदर सांद्रता कम है। मतलब यहाँ पर पानी की मात्रा, द्रव की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए द्रव यहाँ से निकलकर बाहर की तरफ आएंगे। अब समझिए, अभी आपको बताया था मैंने कि जब द्रव्य कोशिका के अंदर आती है तो उसे हम लोग कहते हैं अंतःपरासरण। तो हाइपोटोनिक विलयन रहेगा तो किस प्रकार की घटना होगी? अंतःपरासरण की घटना होगी। और जब हाइपरटोनिक विलयन रहेगा तो कोशिका से द्रव निकलकर बाहर की तरह आएंगे, इसलिए यहाँ पर बाह्य परासरण की घटना होगी। और यहाँ पर किस प्रकार का होगा? यहाँ पर दोनों होगा, अंतः परासरण एवं बाह्य परासरण दोनों बराबर मात्रा में होंगे, बराबर मात्रा में होंगे। अब रिजल्ट में क्या है बच्चों कि जैसे ही सेल के अंदर पानी अगर बाहर से अंदर की तरफ जाता है, हाइपोटोनिक विलयन में जब रखेंगे तो अंतःपरासरण की घटना होगी और यह सेल हमारा जो है पूरी तरीके से एकदम फूल जाएगा। सेल क्या होगा? जो थोड़ा बहुत सिकुड़ा हुआ था वो फूल जाएगा, सेल हमारा फूल जाएगा।
इसमें क्या होगा, किसी भी प्रकार की कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। और यहाँ क्या होगी, सेल से पानी निकल गया है, सेल के अंदर से द्रव्य बाहर निकल गए, तो हमारा सेल जो है और क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा और हमारा सेल छोटा हो जाएगा, सेल हमारा छोटा हो जाएगा। दैनिक जीवन में भी आप इस प्रकार की घटना आप देख सकते हैं और घर में भी प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों, किशमिश ले लीजिए और किशमिश को पानी में डाल दीजिए। तो किशमिश को पानी में डालते हैं तो किशमिश ये हाइपरटोनिक विलयन पानी हो जाएगा और उसमें किशमिश आप सेल की तरफ मान लीजिए, कोशिका की तरफ मान लीजिए। अब क्या देखते हैं आप कि किशमिश फूल जाता है। तो किशमिश में किस प्रक्रिया के कारण किशमिश फूल गया, हमारा अंतःपराशरण प्रक्रिया के द्वारा। और यह बाह्य परासरण प्रक्रिया भी आप देख सकते हैं। आप अंगूर को यदि उच्च सांद्रता वाले नमक के घोल में डाल दें तो अंगूर भी हमारा सिकुड़ जाएगा। या फिर आप देखते हैं कि आप कोई भी पदार्थ, खीरा, ककड़ी ये सब काटते हैं और उसके ऊपर नमक डाल देते हैं तो उसके सतह पर तुरंत ही पानी आ जाता है। ये कैसे पानी आ गया, यह बाह्य प्रसरण हो गया। कोशिका के अंदर पानी की मात्रा, द्रव की मात्रा ज़्यादा थी और जैसे ही हमने उस पर उच्च सांद्रता वाले विलयन को डाला या सीधे नमक को डाल दिया तो उससे पानी खींच के बाहर बाह्य प्रसरण द्वारा आ गया। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है वह 0.9 मोलर सॉल्यूशन है हमारा ब्लड का। इसीलिए ब्लड सेल्स जो हैं वह जब भी सैंपल लिया जाता है तो उसे एक अलग तरह के विलयन में रखा जाता है ताकि हमारे रक्त कोशिकाएं रप्चर ना हो, टूटे नहीं, ब्लास्ट ना हो उसमें और वो डैमेज ना हो, इसलिए उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है। बच्चों, आपने देखा होगा कि कई बीमार व्यक्तियों को पानी चढ़ाया जाता है। आपने पानी चढ़ाते हुए देखा होगा कि अगर शरीर में पानी की मात्रा कम होती है तो सलाइन का बोतल लगा देते हैं और उससे ड्रिप से जाता है। तो सलाइन की बोतल में जो पानी की मात्रा है, पानी का कंसंट्रेशन है सलाइन का, वह हमारे रक्त की सांद्रता से मिलता जुलता है। यानी कि हमारे शरीर की कोशिकाओं का जो सांद्रता है और वह जो सलाइन चढ़ाया जा रहा है उसका सांद्रता बराबर है, तो वह हमारे रक्त कोशिका के लिए एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन का उदाहरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कोशिकाएं जो है वह 3 प्रकार के अपने आसपास के विलयन में 3 स्थिति में हो सकती है। यदि दोनों का सांद्रता बराबर हो, आइसोटोनिक विलयन उसे कहेंगे। यदि कोशिका के बाहर की सांद्रता ज़्यादा हो और कोशिका के अंदर सांद्रता कम हो तो यहाँ हाइपरटोनिक विलयन हो जाएगा। और यदि कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य की सांद्रता ज़्यादा और बाहर के जो माध्यम है उसकी सांद्रता कम, तो यह हाइपोटोनिक विलयन हो जाएगा। जब हाइपोटोनिक विलयन होगा तो कौन सी घटना होगी बच्चों, अंतःपरासरण होगी। और जब हाइपरटोनिक होगा तो बाह्य परासरण, और आइसोटोनिक होगा तो अंतःपरासरण और बाह्य परासरण दोनों होंगे, लेकिन बराबर मात्रा में होंगे। हाइपरटोनिक विलयन में किसी कोशिका को रखते हैं तो वह कोशिका फूल जाती है। आइसोटोनिक में रखते हैं कोई बदलाव नहीं होता है। हाइपरटोनिक में रखते हैं तो वह सिकुड़ जाती है। कोशिका के संघटक में आगे बढ़ते हुए अब अगले कोशिका के संघटक जो हैं वह मुख्य संगठक है केंद्रक। तो आइए बच्चों केंद्रक पर चर्चा करते हैं कि केंद्रक क्या है, कैसी उसकी संरचना है और यह कोशिका का मुख्य भाग है। जैसा कि आपने चित्र में जब मैं बता रहा था तो बताया कि केंद्रक जो है एक केंद्रक झिल्ली द्वारा चारों तरफ से
घिरी हुई होती है। और यह केंद्रक झिल्ली जो है वह एकदम सटी हुई नहीं है, बल्कि बीच बीच में टूटी फूटी हुई है, और टूटी फूटी जगह से ही केंद्रक छिद्र का निर्माण हो जा रहा है। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से बच्चों यह हमारा केंद्रक जो है वह केंद्रक की झिल्ली, इस झिल्ली को हम लोग केंद्रक झिल्ली कहेंगे। इस केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरी हुई है, और यही झिल्ली बाहर के तरफ अंतःप्रद्रवी जालिका के साथ कंटिन्यू रहती है, जुड़ी हुई रहती है। अंतःप्रद्रवी जालिका के साथ जुड़ी हुई रहती है, और यह जो छिद्र है इसे केंद्रक छिद्र कहते हैं। केंद्रक छिद्र कहते हैं। इसी केंद्रक छिद्र से होकर यह केंद्रक के अंदर जो द्रव मौजूद होता है, जिसे कि हम लोग अंदर मौजूद द्रव को हम लोग केंद्रक द्रव कहते हैं, केंद्रक द्रव कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। यह इसी क्षेत्र से होकर केंद्रक द्रव कोशिका द्रव में और कोशिका द्रव केंद्रक द्रव के बीच में आवागमन होते रहता है। अब केंद्रक के अंदर हमने आपको बताया था कि एक उलझे हुए धागे के समान संरचना होती है, जिसे आनुवांशिक पदार्थ या फिर क्रोमैटिन भी कहा जाता है। क्रोमैटिन कहा जाता है, या इसी को हम लोग आनुवांशिक पदार्थ भी कहते हैं, जिसको कि डीएनए भी नाम देते हैं। क्रोमैटिन ही आगे चलकर जब संकुचित हो जाते हैं, एक अरेंज मैनर में, एक अच्छे तरीके से वह अरेंज हो जाते हैं, तो वह गुणसूत्र बना लेते हैं। और आपको यह भी बताया था कि इसी के अंदर एक गाढ़ा और डेंस मतलब घना संरचना पाई जाती है केंद्रक के अंदर। उस संरचना को हम लोग केंद्रिका कहते हैं। उस संरचना को हम लोग केंद्रिका कहते हैं। तो यह है बच्चों केंद्रक की संरचना। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। केंद्रक चारों ओर से झिल्ली से घिरा होता है, जिसे हम लोग केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह केंद्रक झिल्ली के अंदर एक द्रव्य पाई जाती है, जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसके अंदर उलझे हुए धागे की समान संरचना होती है, जिसे क्रोमैटिन या आनुवांशिक पदार्थ या डीएनए कहते हैं। यह केंद्रक झिल्ली लगातार नहीं है, बीच बीच से इसमें जगह बनी हुई है, जिसको कि हम लोग छिद्र कहते हैं, कि ये इसका नाम केंद्रक छिद्र हो गया। और केंद्रक झिल्ली बाहर से अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़ी हुई होती है। इस केंद्रक छिद्र के द्वारा ही कोशिका द्रव्य से पदार्थ केंद्रक द्रव्य की तरफ आते हैं, और केंद्रक द्रव्य से पदार्थ निकलकर कोशिका द्रव्य में आते हैं। तो ये मोटा मोटी बच्चों आपकी संरचना केंद्रक की हो गई। इसी में यदि अगर अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर ही अगर राइबोसोम उपस्थित हो जाएंगे, तो यह अंतःप्रद्रवी जालिका कैसी हो जाएगी? खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका हो जाएगी। इन सब बातों की चर्चा जो है मैंने जब आपको यूकैरियोटिक कोशिका का चित्र बता रहा था उस समय भी किया है।
आपको स्मरण दिलाने के लिए मैंने फिर से यहाँ पर उस बातों की चर्चा कर दी। तो इस प्रकार से केंद्रक का जब भी आपसे डायग्राम बनाने आए तो इस तरह के डायग्राम आप बना सकते हैं। आइए बच्चों, अब केंद्रक के कार्य देख लें हम लोग। केंद्रक के कार्य। केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंगक है और कोशिका के अंदर घटित होने वाली जितनी भी रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, या तो रासायनिक प्रक्रियाएं जिनसे कुछ अणुओं का निर्माण हो रहा है, या वो रासायनिक प्रक्रियाएं जिनसे कुछ निर्मित अणु टूट कर छोटे छोटे अणुओं में बट रहे हैं, ये सारी प्रकार की क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं हो रही है कोशिका के अंदर, उन सब का नियंत्रण केंद्रक करता है। इसलिए इस केंद्रक को हेड क्वार्टर ऑफ द सेल कहा जाता है। हेड क्वार्टर ऑफ सेल, इसे हेड क्वार्टर ऑफ सेल का नाम दिया जाता है। यह कोशिका की समस्त क्रियाओं को, यह कोशिका के अंदर होने वाली, यह कोशिका के अंदर होने वाली समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। समस्त क्रियाओं का नियंत्रण करता है। समस्त क्रियाओं का नियंत्रण करता है। बच्चों, जैसा कि आपको मैंने बताया कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक सुस्पष्ट होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक वहाँ पर नगण्य रहता है, अर्थात उसमें आनुवांशिक पदार्थ किसी भी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन से, झिल्ली से घिरी हुई नहीं होती है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये घिरी हुई होती है। इसलिए यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक स्पष्ट होता है और साथ ही साथ यह केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। केंद्रक झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है और यह जो केंद्रक झिल्ली है वह 2 लेयर की होती है। कैसी होती है? 2 परत की होती है। 2 परत से बनी होती है। केंद्रक झिल्ली कैसी होती है? 2 परत से बनी होती है। एक बाह्य परत हो गई और एक अंतः परत हो गई। अंतः परत, यही बाह्य परत बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका के साथ जुड़ जाता है, यानी कि बाह्य परत फिर आगे चल के और अंतःप्रद्रव्य जालिका के साथ जुड़े हुए होते हैं। इस केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन पाया जाता है। इस केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन पाया जाता है और क्रोमैटिन 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है। क्रोमैटिन 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है, प्रोटीन से और डीएनए से। और यही डीएनए है जिस पर जीन उपलब्ध होते हैं। अब जीन क्या है बच्चों? जीन डीएनए का कुछ भाग है जो आनुवांशिक गुणों
को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। अर्थात बच्चों, कोशिका का केंद्रक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हेडक्वार्टर ऑफ सेल है, यानी कि यहाँ से कोशिका के अंदर होने वाली समस्त क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है और यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ज़्यादा स्पष्ट रूप से होता है। केंद्रक झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है और यह झिल्ली दो परत से बनी होती है, बाह्य परत और अंतः परत। बाह्य परत अंतःप्रद्रव्य जालिका के साथ फिर जुड़ जाती है। केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन पाया जाता है। क्रोमैटिन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है। यही प्रोटीन और डीएनए आपस में मिलकर क्रोमैटिन उलझे हुए धागे के समान है और जब यह आपस में पैकिंग हो जाता है इसका, तो वह गुणसूत्र बनाते हैं। तो प्रोटीन और डीएनए दोनों मिलकर गुणसूत्र बनाते हैं, परंतु डीएनए जो है इसका कुछ भाग जीन के तरह काम करता है। और जीन क्या होता है बच्चों? आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। आनुवांशिक गुण, जैसे अगर हम देखते हैं कि माता पिता के आँखों का रंग अगर भूरा है तो उनके बच्चों का रंग भी भूरा होगा। अगर माता पिता के आँखों का रंग काला है तो उनके बच्चों का रंग भी काला होता है। ये एक प्रकार के आनुवांशिक गुण हैं। इसी प्रकार के और भी बहुत सारे आनुवांशिक गुण हैं। उन आनुवांशिक गुणों को जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और ये जीन डीएनए में रहते हैं। डीएनए प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमैटिन बनाता है और ये क्रोमैटिन केंद्रक में रहता है। इस प्रकार से देखते हैं कि केंद्रक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कोशिका के समस्त कार्यों को नियंत्रण करता है। तो इस प्रकार से बच्चों, हमने कोशिका के संगठक केंद्रक का भी आज अध्ययन समाप्त किया। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग अन्य कोशिका के संगठक का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाइए, इसको समझिए और आप अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखिए। तब तक धन्यवाद।